लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर वक्फ कानून पर गठित जेपीसी की बैठक हुई है, जिसमें सभी दलों के सांसद और यूपी सरकार के मंत्री मौजूद रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी और तमाम सदस्य जेपीसी की इस बैठक में शामिल हुए। कुल 11 सदस्य हैं। शिया सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी भी बैठक में थे। मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली भी बैठक में शामिल थे। साथ ही कई मुस्लिम नेता इस बैठक में शामिल हुए। यूपी सरकार के मंत्री दानिश अंसारी ने कहा है कि मीटिंग बहुत सकारात्मक रही है। जहां मीटिंग काफी सकारात्मक रही तो वहीं हर किसी ने इसके ऊपर अपनी बात रखी। कांग्रेस ने सवाल पूछा कि सरकार को वक्फ बोर्ड में संशोधन करने की इतनी जल्दी क्या है। देखिए इस पर रिपोर्ट। वक्फ पर बनी जेपीसी की लखनऊ में अहम बैठक हुई। बैठक में शिया सेंट्रल बोर्ड के सदस्य और यूपी अल्पसंख्यक विभाग के पदाधिकारी शामिल हुए। जेपीसी की मीटिंग में अध्यक्ष जगदम्बिका पाल और जेपीसी के सदस्य AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी, आप सांसद संजय सिंह, एसपी सांसद मोहिबुल्लाह नदवी शामिल रहे। बैठक में सरकार की ओर से प्रेजेंटेशन के जरिए उनका पक्ष रखा गया। बैठक में यूपी सरकार के कई मंत्री भी शामिल हुए। मंत्री दानिश अंसारी ने वक्फ कानून में संशोधन का स्वागत किया और कहा कि हमारा मकसद मुस्लिम समुदाय का समग्र विकास है। आज वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेके उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी आई है, हम उसका वेलकम करते हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि जो मोदी सरकार की मंशा हमेशा रही है कि मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, यही सकारात्मक चर्चा आज यहाँ होगी। वक्फ के माध्यम से मुस्लिम समाज का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार, उद्योग के लिए हम काम करें, ये हमारी मूल भावना है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का हम समर्थन करते हैं और निश्चित तौर पे हम पूरी ईमानदारी से मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। वक्फ पर बनी जेपीसी की मीटिंग में वक्फ के प्रबंधन, ऑडिटिंग, आय प्रबंधन और प्रबंधन में पारदर्शिता लाने पर चर्चा हुई। सभी संगठनों, मुस्लिम स्कॉलर्स, वकीलों ने वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम को लेकर राय और सुझाव रखे। खालिद राशिद फरंगी महली ने कहा कि हम लोगों को जेपीसी की मीटिंग में बुलाया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे संशोधन हैं, हमारे जो मुद्दे हैं, उनका समाधान किया जाएगा। कमेटी के सामने रखी है और जो हमें एतराजात हैं वो भी बताए गए हैं। तो हम लोग को पूरी उम्मीद है और हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो बातें और जो सजेशन भी दिए गए हैं, कमेटी उस पर गौर करे। और ये बात कही गई है कि वक्फ जो है वो मुसलमानों का एक अपना मजहबी मामला है। जिस तरीके से हमारे यहाँ नमाज, रोजा, हज, ज़कात की अहमियत है, वैसे ही वक्फ की भी अहमियत है। तो लिहाजा इसमें कोई भी ऐसा बदलाव ना किया जाए जो कि हमारी शरीयत के खिलाफ हो। वक्फ की जेपीसी की मीटिंग में आए सुझावों पर विचार विमर्श कर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। वर्किंग जो है सरकार की तरफ से चल रही है वो बहुत ही पॉजिटिव है, क्योंकि जिस तरह की मेहनत जो है ऑनरेबल ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कर रही है या उसमें जो सदस्यगण हैं, चेयरमैन साहब हैं, कर रहे हैं, जिस तरह से क्रॉस क्वेश्चनिंग हर पॉइंट्स पे हो रही है शासन के रिप्रेजेंटेटिव से और बोर्ड के रिप्रेजेंटेटिव से, उससे जो है एक बहुत ही पॉजिटिव माहौल बन रहा है और जेपीसी का जो महत्व है और बनाने का, वो बहुत पॉजिटिव मालूम है। संपत्तियां जो मस्जिद या इमामबाड़े या दरगाह या कब्रिस्तान है वो ब्रिटिश टाइम से नुज़ूल में दर्ज हैं, जो कि वक्फ बाय यूजर हैं, जो इस्तेमाल के तौर पे वक्फ हैं, वो इमामबाड़े हैं, मस्जिदें हैं, तो उसके ऊपर जो है रिकॉर्ड्स को दुरुस्त करने की बात हुई। जेपीसी की बैठक के बाद कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का कहना है कि सरकार बहुत जल्दी में है, ये बहुत बड़ा मामला है, इतनी जल्दी कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। पहले दिन से मानना है कि वक्फ बाय यूजर कैसे खत्म करेंगे, ये मुमकिन कैसे है। आप बाय यूजर हटा देंगे तो आज मुसलमान के ऊपर आप वक्फ के ऊपर कर रहे हो, कल प्राचीन मंदिरों के ऊपर भी तो है, शमशानों के ऊपर भी तो है। जो प्रॉपर्टी 1906 से पहले की है, उन तमाम प्रॉपर्टीज के ऊपर भी तो कल ये लागू हो जाएगा। आज आप सिर्फ इस पे वक्फ पे कर रहे हो, ये क्या देश के अंदर करना चाहते हैं, हमारी समझ में नहीं आता। बैठक में शामिल मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जो प्रस्ताव आ रहे हैं उन पर कमेटी चर्चा कर रही है। उन्होंने कहा कि विरोध करने वाले कुछ लोग हैं जो वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कब्जा करके उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। सरकार की मंशा है कि सबको उसका लाभ मिले। नहीं, देखिए, विरोध करने वाले जो लोग, कुछ लोग हैं जो वक्फ बोर्ड की जमीनों पर अवैध कब्जा करके उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, वो लोग विरोध कर रहे हैं। सरकार की मंशा है कि जो महिलाएं हैं, गरीब, कमजोर मुस्लिम हैं, उनको भी इसका लाभ मिले। इस नाते सरकार की नीयत एकदम साफ है कि सबको उसका लाभ मिले उस जमीन का, और कोई सरकार की मंशा नहीं।
यूपी में वक्फ की 14,000 हेक्टेयर जमीन है। सरकार का दावा है कि इसमें से 11,000 हेक्टेयर जमीन सरकारी है। हालांकि शिया वक्फ बोर्ड ने इसका विरोध किया और बैठक में मौजूद कई सदस्यों ने इसका विरोध किया है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए बढ़ते हैं आगे। संभल हिंसा पर आपको जानकारी देते हैं। संभल हिंसा की जांच कर रही न्यायिक आयोग की टीम संभल पहुंची थी। यहां पर टीम ने हिंसा के मामले में बयान दर्ज किए हैं। जामा मस्जिद के हिंसा वाले इलाके और जामा मस्जिद में मुआयना किया गया। हिंसा को लेकर जानकारी जुटाने की कोशिश की गई है। समाजवादी पार्टी ने जहां पर संभल हिंसा के आरोपियों की धरपकड़ पर पुलिस पर ही सवाल खड़े किए हैं, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि हिंसा एक सियासी साजिश थी जिसका पर्दाफाश होना बहुत जरूरी है। देखिए इस पर रिपोर्ट। संभल हिंसा की जांच तेज हो गई है। न्यायिक जांच आयोग की टीम संभल में पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस में बयान दर्ज किए। हिंसा से जुड़े लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। शासन की ओर से गठित 3 सदस्यीय आयोग की टीम संभल पहुंची। बयान दर्ज कराने के लिए बकायदा गेस्ट हाउस के गेट पर पोस्टर भी लगाया गया। 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान खूब बवाल हुआ था, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं 29 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। संभल हिंसा मामले में सरकार ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई है। इसमें हाईकोर्ट के पूर्व रिटायर्ड जज देवेंद्र अरोड़ा को अध्यक्ष बनाया गया है। रिटायर्ड आईपीएस AK जैन और अमित मोहन प्रसाद सदस्य के रूप में शामिल किए गए। संभल पहुंची 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग की टीम ने सबसे पहले जामा मस्जिद का दौरा किया। न्यायिक आयोग की टीम करीब 20 मिनट जामा मस्जिद में रही। जामा मस्जिद परिसर को देखने के लिए गए थे कि अंदर क्या है और क्या कैसे कैसे है। अच्छा, आज बयान दर्ज कराएंगे आप? यहाँ आए हुए हैं गेस्ट? नहीं, आज हम आए थे ये देखने के लिए कि उसको बयान दर्ज कराने का प्रोसीजर क्या है। उसमें बयान एलपी हम जो देंगे तो वो स्टाम्प पर देना है या प्लेन पेपर पर देना है, सादे पेपर पर देना है। तो उसके लिए अब हम शायद नेक्स्ट वीक जब ये आएंगे, जैसा कि इन्होंने बताया जांच आयोग ने कि अगले हफ्ते हम फिर आएंगे, तब अपना बयान एलपी देंगे और बयान दर्ज करेंगे। आज नहीं, आज बिल्कुल क्लियर है। मैं तो आपके सामने खड़ा हूँ, अभी गया था, अभी आ गया। जामा मस्जिद के दौरे के बाद न्यायिक आयोग की टीम हिंसा प्रभावित इलाके में पहुंची। 3 सदस्यीय जांच आयोग में जस्टिस अरोड़ा के अलावा रिटायर्ड आईपीएस AK जैन और अमित प्रसाद शामिल हैं। जिससे हर को लखनऊ न आना पड़े, उनकी सुविधा के लिए यहाँ आकर कैंप लगा। सर कितना समय दिया गया सर? 4-5 घंटे यहीं रहे। सर कहाँ का निरीक्षण किया अभी आपने? सब किया है आपने। आप लोग तो मौजूद थे ही, आप लोगों से अच्छा कौन जानता। संभल हिंसा को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से धरपकड़ जारी है। पुलिस ने 2 लोगों की हत्या के आरोप में मुल्ला अफरोज को गिरफ्तार किया है, जिस पर समाजवादी पार्टी ने पुलिस प्रशासन पर ही निशाना साधा है। गोली जो चली, आधी उम्र जनता का लड़ाई जनता और पुलिस की थी। अब पकड़ना है पुलिस को ही है, तो इसमें क्या कह सकते हैं। अगर जिन पर आरोप था वही जांच अधिकारी हैं, तो फिर सही तो जांच होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इन्हें सब मामला दुबई से, विदेश से, पाकिस्तान से गवर्न होता दिखता है। अगर आपको पकड़ लें, मुझे पकड़ लें, तो स्वीकार तो मेरा आप भी कर लेंगे जब पुलिस के कब्जे में आ जाए। वहीं बीजेपी ने निशाना साधा है कि सियासी साजिश के तहत संभल को अशांत करने की कोशिश हुई थी। जानबूझकर भीड़ इकट्ठा करके कोर्ट के फैसले को बदलने की कोशिश की थी। जो लोग संविधान की दुहाई देते हैं, वही आज कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष में राजनीतिक षड्यंत्र के तहत संभल को अशांत करने का प्रयास किया गया, कोर्ट के निर्णय को पत्थरों से बदलने का प्रयास किया गया। वो सारी बातें आज प्रमाणित होती हुई दिख रही हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती जा रही है, ये पर्दाफाश होता जा रहा है कि ये पूरी भीड़ जानबूझ करके साजिशन इकट्ठी की गई थी ताकि कैसे कोर्ट के फैसले को बदला जा सके, कैसे जोर दबाव के आधार पर निर्णय लागू कराया जा सके, संविधान का पालन न हो सके। ये पूरा प्रयास था और वो लोग जो संविधान की दुहाई देते हैं वही संविधान को तार तार कर रहे थे। योगी सरकार ने न्यायिक आयोग का गठन दंगों की जांच करने और जवाबदेही तय करने के लिए किया है। डीएम, एसपी और मुरादाबाद रेंज के डीआईजी भी आयोग के प्रतिनिधि मंडल में साथ रहे। उम्मीद है कि न्यायिक आयोग की टीम की रिपोर्ट के बाद संभल हिंसा से जुड़ी हर सवाल का जवाब मिल सकेगा। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
प्रयागराज से महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए काशी से स्पेशल ट्रेन चलने वाली है। रेलवे ने मौनी अमावस्या के लिए खास तैयारी की है। देखिए रिपोर्ट। प्रयागराज के महाकुंभ में करोड़ों लोग स्नान कर चुके हैं। अब मौनी अमावस्या भी आने वाली है। 29 जनवरी पर होने वाले स्नान पर श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ने की उम्मीद है, जिसकी वजह से ट्रेनों में जगह नहीं मिल पा रही है। काशी से प्रयागराज जाने वाली ट्रेनें भी फुल है। अब वाराणसी से मौनी अमावस्या पर 56 अतिरिक्त ट्रेनें जोड़ी गई हैं। पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति के बाद अब जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है माघी अमावस्या की, जिसका स्नान 29 जनवरी को है। और इस स्नान को पूरा कराने के लिए रेलवे ने भी तैयारी कर ली है, क्योंकि इससे पहले बनास रेल मंडल और नॉर्दर्न रेल के कैंट स्टेशन से 3,30,000 श्रद्धालुओं को सकुशल उनकी मंजिल तक पहुंचाया गया। और अब रेलवे मौनी अमावस्या की नई चुनौती से निपटने की तैयारी में है। इसके लिए रेलवे मौनी अमावस्या पर करीब 256 ट्रेनें चलाएगा, यानी कि इसमें रेगुलर ट्रेनें भी हैं और 56 स्पेशल ट्रेनें हैं जो कुंभ तक ही जो श्रद्धालु हैं उनको पहुंचाएंगी। मौनी अमावस्या जो कि सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड है क्राउड का, इसके बाद फॉलोड बाय बसंत पंचमी। तो हमारे जो प्रोटोकॉल है वो बाथिंग डे से 2 दिन पहले से हमारे सिस्टम फुल फ्लेज एकदम वैसे भी है, तो उसमें ज़्यादा अलर्टनेस बढ़ जाती है। एंड इसके बाद जैसे स्नान में हमारे जो वाराणसी स्टेशन के लिए हमें रिटर्न का काफ़ी रहता है, जैसे अयोध्या से और यहाँ से, तो हम D+2 तक जो है अलर्ट मोड में रहते हैं और पूरी सिस्टम जो प्लेस होता है। ट्रेन से सफर कर रहे श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए रेल प्रशासन युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहा है। हालांकि ये रेलवे के लिए चुनौती से कम नहीं होगा। इन ट्रेनों के लिए भी पूरी तैयारी, इनका रूट, इनकी टाइमिंग सब फाइनल कर ली है। ये 256 ट्रेनें जो होंगी वो मुसाफिरों को महादेव के शहर काशी से संगम नगरी तक ले जाएंगी। और इनके जरिए न केवल जो श्रद्धालु हैं वो प्रयाग के बल्कि अयोध्या के भी दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी ट्रेनें हैं जो यहीं से बनेंगी और यहीं पर खत्म होंगी। आमतौर पर भी कैंट रेलवे स्टेशन से करीब 260 जोड़ी ट्रेनें चलती हैं। इनके अलावा 100 मालगाड़ी चलती हैं। इस मिला के हमारे यहाँ जो रेगुलर ट्रेन चलती है 260 ट्रेन पर डे चलती है, उसमें से आप देखेंगे 71 पेयर्स मतलब 142 ट्रेन ये जो है मेला के मतलब अयोध्या एंड मेला की तरफ जाती हैं ट्रेन। ये प्रयागराज की तरफ एक अयोध्या, हमारे लिए 2 जो धार्मिक तीर्थयात्री वो जाते हैं। तो इसमें लगभग 142 ट्रेन जाती हैं उधर। और इसके बाद जो हमारे और भी 56 ट्रेनें स्पेशल चल रही हैं, इसके थ्रू जा रही हैं। 56 में उसमें जो 22 ट्रेनें हैं यहीं वाराणसी टाउन से ओरिजिनेट होंगी और यहीं पे टर्मिनेट हो जाएंगी और 34 ट्रेन यहाँ से पास होंगी। काशी से यात्रा करने वाले श्रद्धालु प्रयागराज के साथ साथ अयोध्या दर्शन कर पाएंगे। सुरक्षा के भी पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। PAC, CRPF की भी मदद ली जाएगी। इसके अलावा रेलवे ने इसकी सुरक्षा के लिए भी न केवल GRP, RPF बल्कि जो पैरामिलिट्री फोर्स है उनकी भी मदद लेगी और इन ट्रेनों के जरिए मुसाफिर पहुंचेंगे। इससे पहले 3,30,000 श्रद्धालुओं ने पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति में काशी से प्रयाग और प्रयाग से काशी के जो रूट की ट्रेनें हैं उनमें सफर किया। और अब मौनी अमावस्या को लेकर रेलवे ने पूरी तैयारी कर ली है और करीब 256 ट्रेनों का एक पूरा खाका होगा जो मुसाफिरों को प्रयाग से काशी और काशी से प्रयाग पहुंचाएगा। कैमरा पर्सन के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी।